Hello and welcome back to my channel. I'm Dr. Surya Shaheen and today's topic is journey from PhD admission to final award. बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे जानने के लिए कि मैम पूरा PhD एडमिशन का प्रोसेस ही बताइए और ये भी कहाँ तक फाइनल अवार्ड तक क्या क्या करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या है कि एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये सारे प्रोसेस पता नहीं होता है। और पीएचडी एक लंबी जर्नी है, एक बहुत बड़ा सफ़र है जिसमें आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के बाद भी घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, उन्हें नहीं समझ में आता है। और मैं पर्सनली बात करूँ तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स को हमने देखा है जो पीएचडी एडमिशन ले तो लेते हैं लेकिन उन्हें बाद में ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा पीएचडी, तो वो जस्ट क्विट छोड़ देते हैं पीएचडी को। तो हम आज बात करेंगे कि ये जो जर्नी है पीएचडी एडमिशन में और ये फाइनल अवार्ड तक का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या आपको करना होता है, राइट। ये मैं आपको बताऊंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी ऐसा एक सफ़र है, एक ऐसी जर्नी है जहाँ एक इतना लंबा हमें टाइम मिलता है करने का कि कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को लास्ट स्टेज पर जाकर ऐसा लगता है कि चलो अब चैप्टर क्लोज ही करो पीएचडी थीसिस का, अब बहुत हो गया। ये कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही जाता है, क्योंकि इतनी लंबे टाइम तक एक ही टॉपिक पे रिसर्च करना है और आपको लगता है कि नहीं अब डिप्रेस हो चुके हैं, एंग्जाइटी हो रही है, थक गए हैं, अब चैप्टर को क्लोज करो थीसिस को और अब न्यू टर्न लेते हैं, राइट। तो मैं बताती हूँ आपको पहले क्या होता है एडमिशन के टाइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल when you get admission, the first thing is that allotment of supervisor। जो पहला आपका होता है, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो जो सबसे पहला जो आपका होता है स्टेप, उसमें डिपार्टमेंट गिव्स यू सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर प्लेस अ बिग रोल इन योर पीएचडी जर्नी। आपका पीएचडी जर्नी ही एक ऐसे सुपरवाइजर के अंदर होता है जिसके अंदर आपको गाइडेंस लेना पड़ता है और उन्हीं के अंदर पूरा रिसोर्स जर्नी आपका गुजरता है। फाइनली उनकी साइन होती है, फिर आप सबमिट करते हो, फिर आपको अवार्ड मिलती है, राइट। तो ये है आपके सुपरवाइजर, अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर। नेक्स्ट थिंग जो आता है वह है कोर्स वर्क, राइट। कोर्स वर्क, एक्चुअली ये कोर्स वर्क क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये जो कोर्स वर्क है, जैसे ही आपका एडमिशन होता है, सुपरवाइजर अलॉट होता है, उसके बाद आपका कोर्स वर्क जो होता है वह 1 ईयर के लिए ये चलता है आपका कोर्स वर्क, राइट। अब कोर्स वर्क में आपको क्या होता है, मिनिमम जो होते हैं वो 16 क्रेडिट्स होते हैं, यानी 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें। और 2 सेमेस्टर में आपको कुछ पेपर्स दिए जाते हैं डिपार्टमेंट के तरफ से जो आपको चॉइस करना होता है और वो चॉइस करके फिर आपके प्रोफेसर्स जो होते हैं वो क्लास लेते हैं और फिर आप पढ़ते हैं उन पेपर को और फिर जो जो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। तो देखिए ये जो कोर्स वर्क है ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है कि पूरा डिसिप्लिन के साथ कोर्स वर्क को लागू किया जाता है और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेगुलर क्लास करते हैं कोर्स वर्क में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, तो आपको पता ही है वहाँ कोर्स वर्क, मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कुछ लोगों के साथ जो बताते हैं कि वहाँ उनका कोर्स वर्क ना के बराबर होता है, कभी गए नहीं गए, तो वो लोग बताते हैं कि वो डायरेक्ट पीएचडी करने लगते हैं, उन्हें कोर्स वर्क का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो पाता है इस वजह से। तो आपको कोर्स वर्क काफ़ी डिसिप्लिन के साथ स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ता है इफ़ यू आर अ स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। जैसे मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से की थी तो हम कोर्स वर्क में रेगुलर जाते थे और क्लासेस होती थी, क्लासेस अटेंड करते थे, जो पेपर होता है वो पेपर को हम लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं।
तो जब पेपर की बात आती है तो यूनिवर्सिटीज़ जो है सब अपने अपने अकॉर्डिंग देते हैं पेपर को। जैसे कि हमारे यहाँ था जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ पेपर्स थे, दलित लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर और थियरीज थे, ये सब थे। प्रेफरेंस है, मतलब आप चाहे तो इस पेपर को ले सकते हैं, चाहे तो इस पेपर को आप छोड़ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, राइट। लेकिन वही बात करें तो कुछ अदर यूनिवर्सिटी भी होते हैं कि वहाँ पर आप बाउंड होते हैं कि आप कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको जो पेपर दिया जा रहा है उसी पेपर को आपको सिलेक्ट करना है और पढ़ना है, राइट। लेकिन एक थिंग जो है कॉमन है कोर्स वर्क में पेपर का, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। दैट इज कॉमन इन एवरी यूनिवर्सिटी। आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़ना ही पड़ता है, आप चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, खास करके अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पढ़ना होता है। तो ये जो पेपर्स होते हैं कोर्स वर्क में, उसमें आपको क्या क्या होता है, तो ये कोर्स वर्क में एक्चुअली जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको सेपरेट क्लासेस लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्लास अटेंड करना होता है। फिर वो आपको क्या करते हैं कि आपको टर्म पेपर देते हैं, यानी कि आपको टर्म पेपर जो रिसर्च पेपर की तरह ही होता है, तो वो आपको सिखाते भी हैं कि कैसे पेपर रिसर्च पेपर लिखना है, बिकॉज इट्स योर लर्निंग स्टेज ना, क्योंकि आप इसके पहले रिसर्च पेपर लिखे नहीं होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि रिसर्च पेपर लिखना कैसे है, तो वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी करते हैं। इसे टर्म पेपर इसलिए लिखाया जाता है, राइट। और वो टर्म पेपर जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने क्लास में, वहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उसके सामने आपको अपने टर्म पेपर को प्रेजेंट करना होता है और कुछ क्वेश्चंस भी रेज किए जाते हैं आपके उस पेपर से। एंड इफ़ यू think that you are lacking something in your paper, then definitely your professor guides you कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, you have to edit this one। आपको टाइप करना होता है टर्म पेपर, रिसर्च पेपर जैसे आप टाइप करते हैं, जो MLA स्टाइल होता है उसको फॉलो करते हुए आपको लिखना होता है। रिसर्च क्वेश्चंस होना चाहिए उसमें, ये है। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़ाया जाता है कोर्स वर्क में, राइट। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होता है आपको कि आपको रिसर्च के बारे में बताया जाता है, मेथड्स, टूल्स, ये सब आपको बताया जाता है। उसमें एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी भी बताए जाते हैं, रिसर्च एथिक्स, ये सब बताए जाते हैं आपको। और अगर आपने फिर कोई अदर पेपर सेलेक्ट किया है, इंडियन लिटरेचर, दलित लिटरेचर, थियरीज, तो सबको पढ़ना होता है। तो ये सब चीज़ आपको कोर्स वर्क में पढ़ने होते हैं, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा नो कोर्स वर्क फॉर एमफिल स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी ये कोर्स वर्क किसके लिए होता है? कोर्स वर्क उनके लिए होता है जिन्होंने कोर्स वर्क उनके लिए होता है कि जिन लोगों ने एमफिल नहीं करी है और जिनका डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में हुआ है। तो जैसे मैं एमफिल करके पीएचडी की थी तो मुझे कोर्स वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो है पीएचडी में क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर ऑफ जो कोर्स वर्क होता है वही कोर्स वर्क होता है जो एमफिल के फर्स्ट ईयर में आप करते हो, राइट। वही चीज़ आपको पढ़ना होता है। तो मैंने जैसे एमफिल में मैं कोर्स वर्क करी थी 1 ईयर का, तो मुझे पीएचडी में नहीं करना पड़ा था, तो आई स्टार्टेड डूइंग माय पीएचडी। मैं शुरू कर दी थी पीएचडी करना, राइट। तो ये उनके लिए है जो एमफिल कर, अब तो खैर एमफिल नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट थिंग जो है वह है RAC, ठीक है। अब ये RAC क्या होता है? RAC जो होता है यह है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होता है RAC। अब ये RAC क्या होता है? RAC जो होता है यह आपका फर्स्ट टाइम कब होता है? फर्स्ट टाइम आपका ये तब होता है RAC जब आप कोर्स वर्क 1 ईयर ऑफ कोर्स वर्क आप कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आपकी कमेटी बैठती है और उसके बाद आपका RAC जो है मेंबर वो आपका फाइनलाइज करते हैं आपके थीसिस के टॉपिक को, एक्चुअली चैप्टराइजेशन को, क्योंकि आपने तो
जब एडमिशन हुआ तो 1 ईयर जो था वो प्रोविजनल एडमिशन होता है, 1 ईयर फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पर जो होता है आपको जो इनरोल होता है वो रिसर्च वर्क के लिए होता है आफ्टर 1 ईयर कोर्स वर्क के बाद। तो यहाँ पर RAC बैठती है। तो इस RAC में क्या होता है, आपके डीन हो सकते हैं, HOD होते हैं डिपार्टमेंट के, आपका 2 RAC मेंबर्स होते हैं, वो उसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स होते हैं, एक आपका सुपरवाइजर तो होंगे ही और आप होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको फिर से आपको अपना PhD प्रपोजल जो है वह फिर से प्रेजेंट यहाँ पे करना है। एक बार तो आपने पहले कर दिया, जब आपका एंट्रेंस के लिए आपका जब ओरल टेस्ट हो रहा था तो आपने किया उस टाइम, राइट। और आपको यहाँ फिर से करना है PhD प्रपोजल को यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ताकि यहाँ पर जो आपका टॉपिक होगा वो RAC मेंबर्स जो होंगे वहाँ पर रिसर्च एडवाइजरी कमेटी वो उसको एडिट करेंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है एडिट करने की, तो दे विल सजेस्ट यू सम एडिट, और जो भी है चैप्टराइजेशन का जो टाइटल है इट्स ओके, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो अगर सही नहीं है तो दे विल गिव यू सम सजेशन कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो आप ये करो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट दे विल सजेस्ट यू अबाउट द रिसर्च मैथोडोलॉजी। ये RAC इसी के लिए होती है, राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि फिर से आपका जो टाइटल होता है थीसिस का वह अपलोड किया जाता है वेबसाइट पर। आपका नाम, आपका सुपरवाइजर के नेम और आपका टाइटल ये वेबसाइट पर, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर फिर से डाल दिया जाता है, ठीक है। तो RAC मेंबर्स पहली बार कब होता है, आपका कोर्स वर्क जब हो गया तो उसके बाद हुआ, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ एडमिशन जब हुआ तो यानी 1 साल पर होता है पहला RAC फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपका यूजुअली 6 मंथ पे भी होता है, लेकिन इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे जामिया मिलिया में था तो हम लोगों को 6 मंथ पे RAC होती थी, ठीक है। अब हम बातें करते हैं नेक्स्ट स्टेप है वो है 6 मंथली रिपोर्ट, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बता दी कि कोर्स वर्क के बारे में, नो कोर्स वर्क, किनको कोर्स वर्क की ज़रूरत होती है किनको नहीं होती है, यानी कि जो MPhil किए हुए हैं उनको कोर्स वर्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो MPhil नहीं है उन्हें कोर्स वर्क करना है। तो अब तो लगभग सब लोगों को कोर्स वर्क करना ही होता है बिकॉज देयर इज़ नो MPhil राइट नाउ, ठीक है। तो ये है। अब हम RAC पे बात कर चुके हैं, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी क्या होता है, क्यों होता है, ये सब मैं आपको बता दूं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है जो वो मैं बात कर रही हूँ 6 मंथली रिपोर्ट, दैट इज 6 मंथली रिपोर्ट। व्हाट हैपेंस इन 6 मंथली रिपोर्ट। अब आपको दिमाग में ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी जानने के लिए कि 6 मंथली रिपोर्ट क्या होता है PhD में। एक्चुअली ये 6 मंथली रिपोर्ट होता है जो आपको 6 मंथ के अंदर में जो कुछ भी आपने पढ़ा है अपने रिसर्च वर्क के रिगार्डिंग, जैसे जो टॉपिक है तो आप उसके लिए मटेरियल्स आपके पास होता है, जो भी बुक्स आपने पढ़ा है, जो भी आर्टिकल्स है, रिसर्च पेपर्स है, जो भी रेफरेंसेस है, जो कुछ भी आपने 6 मंथ के अंदर में स्टडी की है रिसर्च के लिए, तो वो उसका एक आपको रिपोर्ट टाइप से बनाना होता है, राइट। तो ये कैसे बनाना होता है, इसमें आपको 1 by 1 पॉइंट दे करके जो राइटर होते हैं, राइटर और राइटर के वर्क्स और उनके बारे में, यानी कि उसका जो डिटेल आपने पढ़ा होगा, तो आपको यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल इन राइटिंग, आपको जस्ट शॉर्ट उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे कि उस बुक से आपने क्या क्या फाइंड आउट करा है या उस बुक से आपने क्या क्या नॉलेज गेन किया है, तो उसका एक शॉर्ट समरी कह सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस में, जैसे 8 to 10 सेंटेंसेस में आप दे सकते हैं, राइट। तो इस तरह से करके आपको टाइपिंग फॉर्म में 6 मंथली रिपोर्ट को सबमिट करनी होती है। आपके सुपरवाइजर जो है उनको मेल भी आपको करना होता है ये 6 मंथली रिपोर्ट। ये 6 मंथली रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये 6 मंथली रिपोर्ट पे साइन तब किया जाता है, आपका अटेंडेंस भी चेक किया जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ आपको PhD में अटेंडेंस भी देनी होती है, तो आपका अटेंडेंस चेक किया जाता है, आपका रिपोर्ट चेक किया जाता है कि मतलब रियली योर रिसर्च इज ऑन प्रोग्रेस और नॉट, आप सच में आपका रिसर्च प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप सच में अपने रिसर्च पे स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपका 6 मंथली रिपोर्ट से पता चलता है। और जब आपकी RAC मीटिंग होती है, यानी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का जो मीटिंग होती है डिपार्टमेंट में, तो आपका जो 6 मंथली रिपोर्ट है, आप उसी 6 मंथली रिपोर्ट के बेस पर आपसे वहाँ क्वेश्चन भी किया जाता है कि
आपने जो वर्क्स पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चंस वो रेज करते हैं आपके सुपरवाइज़र या आरएससी मेंबर्स। उसके बाद आपको क्या है कि अगर उन्हें लगता है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और उन्हें लगता है कि कुछ उसमें ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप ये बुक भी पढ़िए, ये राइटर भी पढ़िए, ये थियरिस्ट पढ़िए, तो दे विल गिव यू सम सजेशंस, गाइडेंस, क्योंकि आरएससी इसी के लिए होती है, आपको मेंटोर करने के लिए, राइट। तो ये आपकी 6 मंथली रिपोर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी पीएचडी पूरा जो जर्नी है उसमें, राइट है। अब हम नेक्स्ट जो है वह है एक एनुअल प्रेजेंटेशन भी होता है आपका, ठीक है, एनुअल प्रेजेंटेशन भी होता है आपका। तो ये आप सोच रहे होंगे कि आप एनुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। आप 6 मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं हर 6 मंथ पे जो जो पढ़े हैं। अब एक एनुअल प्रेजेंटेशन भी आपका होता है। देखिए आप पीएचडी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, आपको लगातार उसमें लगना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि आप 2-4 बुक पढ़ के ऐसे ही छोड़ दी, नहीं, आपको अपने डिपार्टमेंट पे आपको दिखाना होता है कि आप सच में रिसर्च पे आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट। ये सब वजह से आपको इन ये सब जो है प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। तो ये जो एक्चुअली जो एनुअल प्रेजेंटेशन है, एनुअल प्रेजेंटेशन ये आपको वंस अ ईयर होता है, यानी कि साल में एक बार ये कंडक्ट कराई जाती है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये होता है एनुअल प्रेजेंटेशन, जिसको हम पीएचडी एनुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो पीएचडी एनुअल प्रेजेंटेशन में आपको लग रहा होगा कि अब इसमें क्या करना है। तो पीएचडी एनुअल प्रेजेंटेशन में एक्चुअली आपको पेपर प्रेजेंट करना होता है। पेपर प्रेजेंट, अब इसमें क्या क्या कौन कौन से होते हैं इस प्रेजेंटेशन के टाइम में। तो इस प्रेजेंटेशन के टाइम में आपका पूरे डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होंगे। पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या प्रीवियस भी स्कॉलर्स हैं वो भी हो सकते हैं, 100-200 स्कॉलर्स हो सकते हैं। अब इस सारे स्कॉलर्स का प्रेजेंटेशन का डेट एक दिन तो पॉसिबल नहीं है, तो यह 1 वीक 10 डेज तक चलता रहता है। इनका राउंड होता है, जैसे 10 स्टूडेंट का आज हुआ, 10 का कल हुआ, 10 का फिर नेक्स्ट हुआ, इस तरह से करके आपका 1 वीक to 10 डेज तक एनुअल प्रेजेंटेशन होता है। तो अब आपके अंदर सवाल ये आ रहा होगा कि एनुअल प्रेजेंटेशन में करना क्या होता है। तो देखिए एनुअल प्रेजेंटेशन में एक्चुअली आपको प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन किस चीज़ का देना है, तो आपको अपने पीएचडी रिसर्च वर्क से रिलेटेड पेपर को प्रेजेंट करना है। चाहे तो आप कोई टॉपिक लेकर के आप प्रेजेंट कर सकते हैं, या चाहे तो आप अपने थीसिस के चैप्टर को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। थीसिस के कोई भी चैप्टर को प्रेजेंट करते हैं। जो इनिशियल टाइम होता है, जो इनिशियल जो आपका ड्यूरेशन होता है पीएचडी का, तो उस टाइम आप चैप्टर नहीं लिखे होते हैं, तो आपको ये पॉसिबल नहीं है कि आप चैप्टर को प्रेजेंट करें फर्स्ट एनुअल प्रेजेंटेशन में। तो आप अपने रिसर्च से कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो अब प्रेजेंट करना कैसे है, तो देखिए प्रेजेंट आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप ओरली बोल कर ऐसे ही कर सकते हैं पेपर को रीड आउट करके, और नेक्स्ट है कि वो आप पीपीटी के थ्रू आप कर सकते हैं, राइट। पीपीटी के थ्रू हेल्प लेकर के आप कर सकते हैं इस तरह से। फिर आप इसमें अब क्या क्या होता है एनुअल प्रेजेंटेशन में कि जब आप पेपर प्रेजेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो सुपरवाइज़र होते हैं वहाँ पर जो और प्रोफेसर्स होते हैं या अदर रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे रेज करते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, राइट। और वहाँ पर जो प्रोफेसर्स होते हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपके आंसर से, तो दे विल गिव यू सम सजेशन कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, इस तरह से आपको पेपर को प्रेजेंट करना है, दिस स्टेप वो आपको बताएंगे। तो ये एनुअल प्रेजेंटेशन आप एक तरह से आपको प्रोग्रेस चेकिंग होता है, राइट। प्रोग्रेस आपके रिसर्च को 1 साल पर आपको चेक किया जाता है, राइट। तो ये हो गया एनुअल प्रेजेंटेशन, जिसमें इसमें आपको कौन कौन से होते हैं, एचओडी होते हैं और सुपरवाइजर होते हैं, डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स होते हैं, आपके सारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, कुछ प्रीवियस स्कॉलर्स होते हैं। हाँ, कई बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये भी होता है कि एनुअल प्रेजेंटेशन में वो अदर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट भी बुला लेते हैं। जैसे मैं जामिया मिलिया से जब पीएचडी कर रही थी तो कई बार जेएनयू के प्रोफेसर भी वहाँ बुलाए जाते थे, जो अपनी जो उनकी आइडियाज़ होती थी वो प्रेजेंट करते थे, कुछ सजेशन देते थे। तो ऐसा भी होता है। तो ये बाहरी एक्सपर्ट बुलाने का जो मेथड है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही करते हैं, राइट।
तो ये एनुअल प्रेजेंटेशन हो गया। अब एनुअल प्रेजेंटेशन हो गया, अब हर साल आपको देना है। इस तरह से आपका पीएचडी चलता रहता है। आप रफ ड्राफ्ट बनाते हो, फिर उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाना होता है पीएचडी चैप्टर्स का। उसके बाद जब आपका 3 इयर्स मिनिमम हो जाता है तो अब आपको लगता है कि आप एलिजिबल कब है थीसिस सबमिशन के लिए। तो देखिए एलिजिबल आप तब होंगे, उसमें कई कंडीशंस होते हैं। एक तो मिनिमम आपका 3 इयर्स होना चाहिए, और सेकेंड की आपकी जो लास्ट एक आरएसी होती है, लास्ट आरएसी होती है, ठीक है। उस लास्ट आरएसी में आपको बताना होता है कि आई एम प्लानिंग टू सबमिट माय पीएचडी थीसिस। तो वो आपके प्रोग्रेस को इसमें चेक करते हैं लास्ट आरएसी में, तो वो अप्रूवल देते हैं। यानी आरएसी मेंबर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम आपको मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं, तो वही आपको फाइनल अप्रूवल वहाँ पे देते हैं कि हाँ इट्स ओके कि आप दे सकते हो और फाइनल प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन पीएचडी का। इसके बाद साथ ही आपको अपने सुपरवाइजर को बताना होता है। हालांकि आपके सुपरवाइजर को तो सब कुछ पता होता है, बिकॉज यू आर इन टच विथ योर सुपरवाइजर। उनके साथ तो आपका लगातार टच बना होता है, तो उन्हें पता होता है कि शायद अब आप सबमिट करने वाले हो, तो अब लेकिन आपको उनसे बात करना होता है, बताना होता है कि आई एम प्लानिंग टू सबमिट माई पीएचडी थीसिस। तो उन्हें वो आपके थीसिस को एक तरह से इवेल्युएट करते हैं फिर से चैप्टर बाय चैप्टर कंक्लूजन तक। तो उन्हें लगता है कि हाँ नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स टाइम टू सबमिट योर थीसिस। तो यानी कि अब पूरा एवेल्युएट जो कर लेते हैं, उसके बाद आपको वो ओके कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद क्या होता है कि आपको एक और अप्रूवल लेना होता है सबमिशन के लिए, राइट। किससे लेना होता है? एचओडी से लेना होता है आपको। एचओडी से आपको लेना होता है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अब आपको लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन, जिसमें आपको ये कहते हुए लिखना है कि आई एम प्लानिंग टू सबमिट माय थीसिस, आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर्स, ये वो। तो आपका जो एचओडी है वो आपको अप्रूवल दे देंगे एप्लीकेशन के थ्रू। तो उसके बाद आपका एक डेट फिक्स किया जाता है आपको, तो उसमें पीएचडी प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन, पीएचडी प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन का एक डेट फिक्स किया जाता है। उसके लिए एक लेटर निकालती है डिपार्टमेंट, और फिर आप वहाँ पर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने थीसिस को यहाँ प्रेजेंट करना है, लेकिन पूरा थीसिस को आपको डिटेल में प्रेजेंट नहीं करना है। जैसे इट विल टेक यू कैन से 45 मिनट्स में आपको लगभग आपके थीसिस को प्रेजेंट करना है, शॉर्ट में ब्रीफली आपको। फिर वहाँ पर जब आप अब यहाँ पर कौन कौन से होते हैं पीएचडी प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन में, तो देखिए यहाँ पर जो होते हैं वो आपको एचओडी अवेलेबल होते हैं। आपके सुपरवाइजर तो रहेंगे ही, अगर को सुपरवाइजर है तो वो भी रहेंगे वहाँ पे, और डिपार्टमेंट को जो फैकल्टीज़ हैं वो लोग भी रहते हैं, और आपके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं डिपार्टमेंट के, वो सारे वहाँ पे रहते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और कई बार आपको परेशानी भी वहाँ पर फेस करना पड़ता है, जब कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस भी आपके जो क्लासमेट्स हैं वो पूछ देते हैं, तो आपको उसको आंसर प्रॉपर्ली वहाँ पे देना होता है। तो इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पीएचडी, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी आपको नर्वसनेस फील होती है, क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेज होता है कि यहाँ पर जैसे ही आप प्रेजेंटेशन आपका अगर ओके है, फाइनल है, सब सही है, तो इसके बाद आपकी लास्ट जो है वह सबमिशन ही होगी थीसिस। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टूडेंट्स को नर्वसनेस, हेजिटेशन आती है, लेकिन आपको हिम्मत बनाए रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हर तरह से आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, कमांड है आपकी रिसर्च पर, तो आप थोड़ा भी आपको नर्वसनेस नहीं होगा, राइट। आराम से आप कर सकते हैं ये। तो ये पीएचडी प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन आपने दे दिया। उसके बाद अगर सब ठीक ठाक है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें आपको फिर से आपको जो सुपरवाइज़र हैं या वहाँ पे आरएसी मेंबर्स भी होते हैं, या एचओडी है या अदर प्रोफेसर्स है, वो आपको बताएंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी आपको कुछ और स्टडी करने की ज़रूरत है, या कोई और चैप्टर भी ऐड करने की ज़रूरत है। कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि पीएचडी प्री सबमिशन के बाद भी कई बार सुपरवाइजर्स उन्हें चैप्टर ऐड करने के लिए कह देते हैं, तो काफ़ी परेशानी होती है यहाँ पर फिर से चैप्टर को ऐड करना, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपको स्टडी करनी होती है। तो नो प्रॉब्लम, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आपका पीएचडी प्रेजेंटेशन सब ठीक ठाक है, सब सही है, तो आपको ओके
मिलता है, यानी कि अब आप आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि सबमिट कर सकते हैं। तो अब सबमिट कब करना होता है आपके थीसिस को, तो विद इन 6 मंथ में आप सबमिट कर सकते हैं थीसिस को। चाहे तो आप उसके बाद 1 वीक 10 डेज भी एलिजिबल है सबमिट करने के लिए, लेकिन यूजुअली लोग आफ्टर 1 2 3 4 5 मंथ बाद ही सबमिट करते हैं थीसिस को। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब थीसिस सबमिशन तो हो गया, राइट, आपका थीसिस सबमिशन हो गया आपका। अब थीसिस सबमिट जब आप करते हैं तो थीसिस सबमिट करने के टाइम आपको हार्ड कॉपी थीसिस का बनवाना है, अप्रोक्सीमेटली 6 कॉपीज़ बनवाने होते हैं, और ये डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी 4 कॉपीज़ भी हार्ड कॉपी बनवाते हैं, कुछ 6 भी बनवाते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। फिर 2 CD कैसेट भी बनती है, फिर आपका सिनॉप्सिस भी आपको 6 to 8 कॉपीज़ देने होते हैं, और जो कॉन्फ्रेंस सेमिनार का आपका जो पेपर होता है सर्टिफिकेट, उसमें से 2 देने होते हैं। फिर आपका रिसर्च पेपर जो आपने पब्लिश कराया है वो पीयर रिव्यूड होना रूल के हिसाब से, जैसे पहले यूजीसी अप्रूव्ड में होना चाहिए था, अब पीयर रिव्यूड में चल रहा है, तो वो होना चाहिए एटलीस्ट 1। तो इन चीज़ों को आपका सबमिशन थीसिस सबमिशन के साथ होता है। इसके साथ भी नो ड्यूज आपको सबमिट करना है, यानी कि आपका लाइब्रेरी से कोई ड्यूज तो नहीं है, वहाँ से डीन से HOD से ये सब आपको ड्यूज क्लियर करके आपका आई कार्ड आपको वहाँ वापस दे देना है। डीन ऑफिस में जाकर आपका आई कार्ड उस दिन से ले लिया जाएगा। अब आपके पास आई कार्ड नहीं होगी उस डिपार्टमेंट की, उस दिन से आपको लगेगा कि अब आप कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई स्कॉलर नहीं, ऐसा फील होता है, क्योंकि आपकी आई कार्ड ले ली जाती है, सबमिट कर ली जाती है, सबमिशन के टाइम ही ले लिया जाएगा आपसे आई कार्ड। अब जब सबमिट होगा तो फिर क्या होता है, उसके बाद आपका जो कॉपीज़ है वह एग्जामिनर के पास जाएगा, राइट। एक तो सुपरवाइजर के पास जाता है, ये HOD डिपार्टमेंट में होती है। फिर 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर उसको इवेलुएट करते हैं आपके थीसिस को। एक इंटरनल एग्जामिनर के पास जाता है और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाता है, वो दोनों इवेलुएट करते हैं। अब उनके पास जब इवेलुएट करने के लिए जाता है तो आफ्टर इवेलुएशन ज़रूरी नहीं है कि आपका थीसिस एक बार सबमिट कर दिया आपने तो ये ओके है। अब इसके बाद भी कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कई बार आपका जो है थीसिस वापस भी हो जाता है, यानी रिजेक्ट भी हो जाता है, यानी आपके जो एग्जामिनर है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में से किसी एक का भी अगर सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिला आपके थीसिस से, तो वहाँ पर आपका रिपोर्ट में लिख करके आता है कि ये थीसिस में ये प्रॉब्लम है, यानी कि लिखा होता है कि इस कैंडिडेट को इस थीसिस को रिवाइज करके सबमिट करना है, या रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये आपका 3-4 ऑप्शन करके आपको रिपोर्ट में आता है। तो अगर आपने हार्ड वर्क किया होगा, सब सही होगा, रिसर्च आपका जेन्युइन होगा, प्लेजरिज्म फ्री होगा, यानी प्लेजराइज नहीं होगा, आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा, जो कि रूल के हिसाब से विद इन 10% होना चाहिए, 10 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग 4 to 5 ही रखते हैं ज़्यादातर, अपना ही आपको डालना है, लैंग्वेज हर कुछ सब कुछ, तो आपका प्लेजरिज्म आएगा ही नहीं, वो सब होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपका अप्रूवल हो गया, एग्जामिनर्स भी कर दिए दोनों, तो वो फिर से आपको एक डेट दिया जाता है, वो डेट देंगे आपका PhD वाइवा वोसी का, वाइवा वोसी आपका लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी वाइवा वोसी कंडक्ट किया जाता है, डेट फिक्स होता है, और उसके बाद आप अवॉर्डेड होते हैं। और जब आप अवॉर्डेड होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट निकलवाना होता है, वो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल डिग्री है वो आफ्टर 1 ईयर मिलता है, तो तब तक आप एक प्रोविजनल डिग्री आपको निकलवा लेना होता है PhD का, और आप अवॉर्डेड हो जाते हैं। और जब आपका 1 ईयर हो जाता है या एबव 1 ईयर, तब आपका ओरिजिनल डिग्री मिलती है, और आप कई लोगों को मेडल भी मिलती है। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपका रिसर्च कैसा है, किस सब्जेक्ट से है। तो ये आपका पूरा आपका प्रोसेस हो गया एडमिशन से लेकर के आपका फाइनल अवार्ड तक। थैंक यू।